आज का जो सेशन है दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं बी लिम्फोसाइट्स के बारे में, जिन्हें हम बी सेल्स भी कहते हैं, जो बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, बी सेल्स का नाम बी सेल्स क्यों रखा गया है, क्योंकि बेसिकली बर्ड्स में ये बर्सा ऑफ फेब्रिसियस में इनका मेचुरेशन होता है और डिफ्रेंसिएशन होता है। मतलब देखो दोस्तों, दो चीजें होती है, एक होता है बी लिम्फोसाइट बनते कहाँ है और एक होता है बी लिम्फोसाइट का मेचुरेशन कहाँ होता है। जैसे कि अगर हम हमारी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो इसकी जो सिंथेसिस होती है वो बोन मैरो में होती है और इसका जो मेचुरेशन है वो भी बोन मैरो में ही होता है ह्यूमंस में। तो इसी तरीके से जो मेचुरेशन होता है बर्ड्स में, वो इस ऑर्गन में होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, बी सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के हिसाब से, क्योंकि ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्चुअल में एंटीबॉडीज होती हैं। यानी कि जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन को पहचानती है और उस हिसाब से बी सेल में रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। तो बी सेल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय देयर सरफेस प्रोटीन, यानी कि उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स लगे होते हैं जो बेसिकली एंटीबॉडीज ही होती हैं और ये एंटीबॉडी एंटीजन को पहचानती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बी सेल है, बी सेल का जो रिसेप्टर है वो एक एंटीबॉडी है। वही जो टी सेल के रिसेप्टर्स होते हैं वो एमएचसी मॉलिक्यूल जो एंटीजन शो करता है उसे पहचानते हैं। वही बी सेल डायरेक्टली एंटीजन को पहचान सकता है, उसके पास एंटीबॉडी है, वो डायरेक्टली एंटीजन को पहचान के उससे बाइंड कर सकता है। यहाँ पर बी सेल्स को हम प्रोफेशनल एपीसी भी कह सकते हैं। प्रोफेशनल एपीसी का मतलब क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी कि ऐसे सेल्स जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, किसी को एंटीजन शो करते हैं कि देखो यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो बी सेल्स हैं उन्हें हम एज अ एपीसी कंसिडर कर सकते हैं, वो एपीसी होते हैं। जैसे कि कोई एक नाइव बी सेल है जिसके पास अभी तक कोई एंटीजन आई नहीं है, लेकिन जैसे ये नाइव बी सेल अपने रिसेप्टर के थ्रू किसी एंटीजन को पहचानेगा, ये इस एंटीजन को अब क्या कर सकता है, ये जो बी सेल है इस एंटीजन को या इस पैथोजन को मॉडिफाई कर सकता है और फिर यहाँ पर ये जो बी सेल है वो टी हेल्पर सेल को बेसिकली शो कर सकता है इस एंटीजन को। तो यहाँ पर जो बी सेल है वो टी सेल को एंटीजन शो करेगा, फिर टी सेल यहाँ पर इसे सिग्नल भेजेगा, साइटोकाइंस भेजेगा, जिसकी वजह से बी सेल एक्टिवेट होगा और वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। सो फिर से समझते हैं हम क्या हो रहा है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बी सेल प्रेजेंट है, बी सेल के पास यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इस तरीके से कोई एंटीजन आकर यहाँ पर या फिर कोई पैथोजन आता है इस बी सेल के पास, इस पैथोजन को बी सेल मॉडिफाई करेगा और इसकी कुछ एंटीजन को यहाँ पर एमएचसी मॉलिक्यूल के थ्रू किसको दिखाएगा? टी सेल को दिखाएगा। टी सेल यहाँ पर जैसे ही पहचानेगा, ये शो किस तरीके से करेगा? एमएचसी मॉलिक्यूल के थ्रू, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? टी सेल रिसेप्टर होगा। वैसे ही यहाँ पर टी सेल्स जो है वो सिग्नल भेजेंगे बी सेल को इन द फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस के फॉर्म में, और यहाँ पर इसके रिस्पॉन्स में बी सेल का एक्टिवेशन होगा, क्योंकि बी सेल को अब क्या करना है? पैथोजन को किल करना है। तो इस कंडीशन में ये जो बी सेल्स हैं वो मेनली दो सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर होता है प्लाज्मा सेल और एक होगा मेमोरी सेल। मेमोरी सेल के नाम से ही आपको पता चल रहा है, मेमोरी सेल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेल जो मेमोरी रखेगा, फ्यूचर में वो याद रखेगा कि अच्छा ये पैथोजन मेरी बॉडी में आया था, मैंने तब ये रिस्पॉन्स किया था, मुझे वही रिस्पॉन्स करना है। और वही बी सेल, वही प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं? प्लाज्मा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो बेसिकली सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज को। इनका काम होता है एंटीबॉडी को सिक्रीट करना, ब्लड में भेजना, ताकि एंटीबॉडीज उन एंटीजन को जाके पकड़ सके। आप इसी चीज को यहाँ पर देख सकते हो, एक बार बी सेल एक्टिवेट हो गए तो डिफरेंशिएट हो सकते हैं प्लाज्मा सेल्स में सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन एक्सप्रेशन लॉस्ट। अब ये जो प्लाज्मा सेल है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटीबॉडीज नहीं आएगी, ये एंटीबॉडीज को सिक्रीट करेंगे। अगर हम स्पीड देखें तो ये 100 से लेकर 1000 एंटीबॉडीज 1 सेकेंड में रिलीज कर सकते हैं। ये जो प्लाज्मा सेल्स होंगे ये अब डिवाइड भी नहीं करेंगे, क्योंकि बी सेल्स ऑलरेडी डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल्स बने, अब ये डिवाइड नहीं होंगे। यहाँ पर ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो बोन मैरो में जाकर बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं, या फिर नॉर्मली अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो 1 से 2 हफ्ते में ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये मर जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बी सेल्स के पास मैसेज आता है कि आपको प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल बनाना है, ताकि नेक्स्ट एक्सपोजर के लिए आपको पता रहे और अभी जो पैथोजन है उसको पकड़ने के लिए हमारे पास एंटीबॉडी है।
बी सेल्स के अगर हम कुछ रिसेप्टर्स के बारे में बात कर लें तो सबसे मेन बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं एंटीबॉडी, जिसमें होता है आईजीएम और आईजीडी। आईजीएम और आईजीडी जो है बी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर CDR2 होता है, जिसको हम CD21 कहते हैं। ये जो CD21 होता है बी सेल की मेम्ब्रेन पे, वो यहाँ पर बाइंड करता है C3D मॉलिक्यूल से और एक्टिवेशन को एनहेंस करता है, यानी कि बी सेल की जो एक्टिवेशन हो रही है उसे एनहेंस किया जाएगा। ऐसे ही बी सेल्स की मेम्ब्रेन पे FC रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें CD32 कहा जाता है। वो बी सेल की एक्टिवेशन को इनिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बी सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं और बी सेल्स नहीं एक्टिवेट करना है, तो रोकने के लिए भी हमें कोई चीज चाहिए होती है, तो वो ये होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर CD40 प्रेजेंट होता है, जो कि CD40 लाइगेंड ऑन टी हेल्पर सेल से बाइंड करता है और क्लास स्विचिंग कराता है। कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अभी MHC मॉलिक्यूल ने टी सेल रिसेप्टर को सिग्नल दे दिया, अब इसके बदले यहाँ पर जो टी सेल्स होते हैं वो भी CD40 लाइगेंड के थ्रू बी सेल्स को मैसेज देते हैं कि यहाँ पर आप भी एक्टिवेट हो। एक तो साइटोकाइंस तो रिलीज करते ही करते हैं, उसके अलावा CD40 लाइगेंड के थ्रू भी बी सेल्स को मैसेज देते हैं, ताकि बी सेल एक्टिवेट हो सके और वो यहाँ पर प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल जैसी चीजें बना सके। इसके अलावा इनके पास साइटोकाइन रिसेप्टर्स भी होते हैं बी सेल्स के पास, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा टी सेल्स अभी साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, तो उन साइटोकाइंस को पहचानने के लिए बी सेल्स के पास भी तो उसका रिसेप्टर होना चाहिए ना दोस्तों, लॉजिकल सी बात है। तो यहाँ पर बहुत सारे साइटोकाइंस के रिसेप्टर्स होते हैं जो बी सेल को ग्रोथ करने में, डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से बी सेल्स के पास बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। हमने यहाँ पर मेजर कुछ रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। बी सेल्स का बेसिकली काम क्या होता है, बी सेल्स का बेसिकली काम होता है पहले तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ताकि एंटीजन को पकड़ सके। दूसरा है कि एज अ प्रोफेशनल एपीसी तरह वर्क करे ताकि टी लिम्फोसाइट को शो कर सके कि ये देख एंटीजन है। तीसरा, प्रोवाइड कर सके टी सेल एक्टिवेशन के लिए सिग्नल, कि यहाँ पर जो बी सेल है वो भी तो टी सेल को मैसेज देगा कि भाई तुम भी तो एक्टिवेट हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी एक्टिवेट हो, तुम भी यहाँ पे काम करो। तो वो यहाँ पर टी सेल्स को भी मैसेज देगा ताकि टी सेल्स एक्टिवेट हो सके। तो इस तरीके से ये पूरी के पूरे यहाँ पर बी सेल्स होते हैं और इस तरीके से यहाँ पर बी सेल काम करते हैं। आप यहाँ पर वही चीज जो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया वही सारी चीज यहाँ पर देख सकते हो। आप देख सकते हो सबसे पहले कोई पैथोजन आया, बी सेल के रिसेप्टर ने पकड़ा, पैथोजन को अंदर लिया, उसको मॉडिफाई किया, फिर MHC2 मॉलिक्यूल ने यहां पर इस एंटीजन को टी सेल रिसेप्टर के थ्रू टी सेल को दिखाया। टी सेल के पास CD40L था, जिसको पहचाना किसने, बी सेल के CD40 ने, और इसकी वजह से बी सेल का एक्टिवेशन हुआ। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा टी सेल है वो इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 21 जैसे साइटोकाइंस रिलीज करेगा, जिसकी वजह से बी सेल प्रोलिफरेट करेगा, मतलब बी सेल डिवाइड करेगा और डिफरेंशिएट करेगा किसमें, प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में। इसकी वजह से फाइनली अब हमारे पास प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल रेडी हैं और अब ये जो है पैथोजन से लड़ने को तैयार होते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बी सेल होता है। अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट सेल के बारे में बात कर लें तो नेचुरल किलर सेल्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया, लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, बट एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। नेचुरल किलर सेल्स बेसिकली इन्नेट लिम्फोइड सेल्स हैं, यानी कि बेसिकली ये इन्नेट इम्यूनिटी में वर्क करते हैं। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस पे कुछ सरफेस मार्कर्स मिलते हैं, जैसे कि NK1 मिलता है। अगर हम सारे के सारे लिम्फोसाइट्स देख ले तो उनमें से 5 to 10% नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स के पास ग्रैन्यूल्स होते हैं जो बेसिकली यहाँ पर दो तरीके के स्ट्रक्चर्स को स्टोर करके रखते हैं, परफोरिन एंड ग्रेन एंजाइम। और परफोरिन और ग्रेन एंजाइम का काम क्या होता है, इनका बेसिकली काम होगा कि अगर यहाँ पर सामने कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल आ गया या फिर यहाँ पर सामने कोई ट्यूमर सेल आ गया तो उसे खत्म करने का काम होता है। बेसिकली अगर कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल आ गया, कोई भी ट्यूमर सेल आ गया, उसे खत्म करना किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। देखो, हमें पता है हमारी बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल है, भले वो कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल हो, सारे के सारे न्यूक्लिएटेड सेल MHC1 एक्सप्रेस करते हैं। और MHC1 का यहाँ पर काम क्या होता है, एंटीजन शो करना कि देखो 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 मेरे सेल में एंटीजन आया है, तो वो ये शो करता है। अब यहाँ पर अगर किसी भी
ट्यूमर हुआ है, किसी भी सेल को ट्यूमर हुआ है, या फिर किसी भी सेल को वायरस, किसी के भी सेल के अंदर वायरस आया है, तो ऐसा हो सकता है कि MHC1 का एक्सप्रेशन कम हो जाए। ट्यूमर की वजह से और वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है MHC1 कम हो जाए। अगर MHC1 नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई मेरे पास नॉर्मल सेल है, वो नॉर्मल अमाउंट में MHC1 बना रहा है, तो उस कंडीशन में जो नेचुरल किलर सेल्स है वो एक्टिव नहीं होते। उस कंडीशन में नेचुरल किलर सेल्स नॉर्मल रहते हैं। उसमें जो नेचुरल किलर सेल्स के इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि अभी तुझे एक्टिवेट नहीं होना, अभी तो इनएक्टिव रहे। बट वहीं जैसे ही यहाँ पर कोई सेल में वायरस इन्फेक्शन होता है या कोई सेल में ट्यूमर आता है, तो उस केस में जो MHC1 का एक्सप्रेशन है वो कम हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर नेचुरल किलर सेल किसी कैंसर सेल, ट्यूमर सेल या फिर किसी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के कांटेक्ट में आया और उसने यहाँ पर देखा कि MHC1 जो है अगर प्रेजेंट होता तब तो यहाँ पर NKC सेल कुछ नहीं करता, लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा MHC1 है वो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अगर MHC1 एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो इस कंडीशन में NK सेल के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और NK सेल के रिसेप्टर्स क्या करेंगे, NK सेल में सिग्नलिंग चलाएंगे और NK सेल को ग्रेन्यूल्स को बोलेंगे कि तुम रिलीज हो। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस कंडीशन में यहाँ पर जो NK सेल्स में हमने ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखा था, ये ग्रेन्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। इन ग्रेन्यूल्स में ग्रेन एंजाइम और परफोरिन दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। परफोरिन यहाँ पर जाकर पोर्स क्रिएट करेगा वायरल इन्फेक्टेड सेल्स में, और इस पोर्स के थ्रू जो ग्रेन एंजाइम है वो सेल के अंदर जाएगा, इस सेल को खत्म करेगा, इसके DNA को तोड़ेगा, साइटोस्केलेटन को तोड़ेगा, हर एक चीज वो करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली जो ये सेल है, इन्फेक्टेड सेल है या ट्यूमर सेल है, ये मर जाएगा, इसकी एपोप्टोसिस हो जाएगी, यानी कि ये मर जाएगा। तो इस तरीके से NKC सेल का ये पहला मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू नेचुरल किलर सेल वर्क करते हैं। नेचुरल किलर सेल के वर्क करने का एक और तरीका होता है, दूसरा भी तरीका इनके पास होता है। एक्चुअली होता क्या है सीन कि ये जो नेचुरल किलर सेल है इनके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं CD16। ये जो CD16 है ये बेसिकली एंटीबॉडी रिसेप्टर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी एंटीबॉडी में एक FC हिस्सा होता है और एक FAB हिस्सा होता है, हम आगे देखेंगे इसको। तो ये यहाँ पर FC हिस्से का रिसेप्टर होता है, इस FC हिस्से को पहचानता है। अब यहाँ पर अगर ये एंटीबॉडी किसी पैथोजन को पकड़कर बैठी है तो ये एंटीबॉडी इस नेचुरल किलर सेल के CD16 के साथ इंटरेक्ट करेगी। जैसे ही यहाँ पर ये एंटीबॉडी इसके रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगी, NKC सेल को मैसेज मिल जाएगा कि भाई पैथोजन आया है। यहाँ पर आप यही चीज इधर भी देख सकते हो। इसकी वजह से नेचुरल किलर सेल्स ग्रैन्यूल्स रिलीज कर देंगे, ग्रेन एंजाइम रिलीज कर देंगे, परफोरिन रिलीज कर देंगे, और जो ट्यूमर सेल है उसका इस केस में भी एपोप्टोसिस हो जाएगा। बस इस प्रोसेस को यहां पर बोला जाता है ADCC। ADCC क्यों बोला जाता है? बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस दैट इज नोन एज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुमने एंटीबॉडी पे तुम डिपेंडेंट थे, तुमने एंटीबॉडी को यूज करके सेल को किल किया, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो इस तरीके से NKC सेल दो मैकेनिज्म से वर्क करते हैं। अभी तक जो हमने बात किया वो सेल्स के बारे में किया। अब सेल्स के बाद आते हैं ऑर्गन्स। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ऑर्गन्स में हमारी बॉडी में दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और एक होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में फर्क क्या होता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर T सेल्स, B सेल्स की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर ये सेल बनेंगे और उसी के साथ साथ ये सेल मैच्योर होंगे। जैसे आप किसी सिटी में रहते हो, वहां पर बड़े हुए, पैदा हुए, 20 साल के हुए, फिर आप वहां से निकल जाते हो जॉब करने के लिए। तो ऐसे ही सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जहां पर ये जो सेल्स हैं वो किससे मिलते हैं? वो पैथोजन से इंटरैक्ट करते हैं, ये वो जगह होती है।
उसको हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रोवाइड अप्रोप्रिएट माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, जैसे कि बोन मैरो हो गया और थाइमस हो गया। बोन मैरो में क्या होता है, टी सेल की भी सिंथेसिस होती है, बी सेल की भी सिंथेसिस होती है। बोन मैरो में बी सेल का मैच्योरेशन होता है और टी सेल में टी सेल का मैच्योरेशन होता है। और बोन मैरो क्या होती है दोस्तों, बोन मैरो सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमर में प्रेजेंट होता है, हमारी ह्यूमरस बोन में प्रेजेंट होता है, हिप बोन में प्रेजेंट होता है, स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर बेसिकली बोन मैरो होती है जो हमारी बॉडी के सारे ब्लड सेल्स की सिंथेसिस करती है। तो बोन मैरो में बी सेल का सिंथेसिस भी होगी, मैच्योरेशन भी होगा, टी सेल की सिंथेसिस होगी, टी सेल का मैच्योरेशन थाइमस में होता है। इसको बेसिकली हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर एंटीजेंस लिम्फोसाइट से मिलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो सेल्स हैं वो पैथोजन से इंटरेक्ट करेंगे, ये वाली जगह होती है। अब ये जगह यहाँ पर इन लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि अभी तक लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पैथोजन के साथ इंटरेक्ट ही नहीं किया, वो पैथोजन के साथ जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेल्स एक्टिवेट होंगे, अपने आप को डिवाइड करेंगे, मेमोरी सेल बनाएंगे, ये सारी चीजें करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, स्प्लीन जो है वो बेसिकली फिल्टर्स करता है ब्लड बॉर्न एंटीजेंस को, यानी कि ऐसे एंटीजन जो ब्लड में प्रेजेंट है उनको फिल्टर करता है और इन सेल से मिलाता है। लिम्फ नोड जो होते हैं वो फिल्टर करता है लिम्फ को। हमारी बॉडी में दो फ्लूइड होता है, एक ब्लड और एक लिम्फ, तो ये लिम्फ को फिल्टर करता है और लिम्फ में जो भी पैथोजन होगा वो यहाँ पर इन सेल से मिलता है। टॉन्सिल्स जो होते हैं हमारे ओरल, जो भी हमारे मुंह में पैथोजन होता है उससे बचाता है। एडिनॉइड्स हमारे नेजोफेरेंजियल जो ट्रैक होती है उसमें। अपेंडिक्स, सबको पता है, अपेंडिक्स सुना ही होगा, गट की इम्यूनिटी के लिए होता है। पेयर्स पैच इंटेस्टाइन में होता है। माल्ट म्यूकोसल इम्यूनिटी होता है, यानी कि जितनी भी हमारी म्यूकोसा लेयर्स है, भले ही वो हमारी गट की म्यूकोसा लेयर है, हमारी लंग्स की म्यूकोसा लेयर है, हमारी नेजल की लेयर है, हमारी आंखों की है, हमारी लैरिंग्स की है, हमारे स्किन की है, हमारे वेजाइना की है, कहीं पे भी जो लेयर होती है म्यूकोसा लेयर, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये सब क्या करके रखते हैं, सेल्स को स्टोर करके रखते हैं। और जब यहाँ पर समय आता है, मतलब समय आएगा यानी कि कौन आएगा, पैथोजन आता है, तो जैसे ही यहाँ पर पैथोजन आता है वो इस पैथोजन के ऊपर एक्ट करवाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेल्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं और इस तरीके से यहाँ पर ये ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है लिम्फ नोड का, जो अभी मैंने आपको बताया भी था। बहुत सारे हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिनमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लिम्फ नोड का। हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, अलग 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 जगह पर लिम्फ नोड प्रेजेंट होंगे। ये जो लिम्फ नोड होते हैं बेसिकली बीन शेप के होते हैं, ये रही इनकी शेप, और ये यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे सेल्स को घर करते हैं। जो बी सेल होता है, टी सेल होता है, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, वो सारे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो होते हैं सेल एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कराते हैं, यानी कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी लेकर आते हैं ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा लिम्फ नोड होता है वो डिवाइडेड होता है अलग अलग स्ट्रक्चर में। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बना के बताऊं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे बना देती हूँ। कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जहां से लिम्फ फ्लूइड आ रहा है उसको हम बोलते हैं एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। यहां से लिम्फ जो है वो इस लिम्फ नोड में एंटर करेगा। जहां से ये लिम्फ इस लिम्फ नोड को छोड़कर जाएगा उसे हम इफरेंट लिम्फ कहते हैं। ये वो जगह है जहां से लिम्फ बाहर निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए, ये जो हिस्सा होता है अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं मेड्यूला लेयर। मेड्यूला लेयर, आप यहाँ पर इस चीज को देख सकते हो, हियर इट इज मेड्यूला। दूसरी जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पैराकॉर्टिकल लेयर। पैरा कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं, पैराकॉर्टिकल लेयर भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पर इस चीज को देख सकते हो। तीसरी जो लेयर होती है उसे हम कॉर्टेक्स हिस्सा कहते हैं। आप यहाँ पर इस हिस्से को कॉर्टेक्स हिस्से को देख सकते हो, ये रहा कॉर्टेक्स हिस्सा। और इसी में ही यहाँ पर एक और हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल सेंटर। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली जो लिम्फ नोड है वो डिवाइडेड होता है। अब यहाँ पे चीजें जो है आती हैं
इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड गाइस, उल्टा हो गया ये, एक सेकेंड ना, उल्टा बना दिया मैंने। यहाँ से एफरेंट कर दो, एफरेंट लिम्फ यहाँ से आती है और ईफरेंट लिम्फ यहाँ से जाती है, क्योंकि ये जर्मिनल सेंटर एफरेंट के इधर होता है और मेड्यूला ईफरेंट के इधर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जा रही है और ये आ रही है, इसको इस तरीके से बना दो, ठीक है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर ये चीज प्रेजेंट होती है। अगर हम यहाँ पर देखें, जर्मिनल सेंटर है, कॉर्टिकल रीजन है, ये सारे हिस्से इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अब देखो आप कौन सा सेल कहाँ प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, बी सेल्स, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स भी एक सेल्स होते हैं, और मैक्रोफाज, ये सब कॉर्टेक्स वाले हिस्से में प्रेजेंट होते हैं। ये वो जगह है जहां पर बी सेल की एक्टिवेशन करी जाती है। पैराकॉर्टेक्स हिस्से में टी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, जहां पर टी सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है। डेंड्राइटिक सेल टी सेल्स को एंटीजन दिखाते हैं और टी सेल्स एक्टिवेट होंगे। मेड्यूला हिस्से में प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पर बेसिकली एंटीबॉडी की सिक्रीशन करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि यहाँ पे धड़ाधड़ 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 वो एंटीबॉडीज की सिंथेसिस कर सके, और यहाँ से जो एंटीबॉडी है वो निकल के डायरेक्टली लिम्फ से हमारी बॉडी में ट्रैवल कर सके। जो पैराकॉर्टेक्स हिस्सा था, यहाँ पर टी सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। टी सेल्स क्योंकि खुद एक्टिवेट नहीं हो सकते, तो उन्हें एंटीजन दिखाना पड़ता है, जो कि डेंड्राइटिक सेल यहाँ पर शो करेगा। ऐसे ही यहाँ पर जो कॉर्टिकल हिस्सा होता है, वहां पर बेसिकली एक्टिवेटेड बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा मेमोरी बी सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो यहाँ पर बेसिकली जिनके पास मेमोरी है कि हाँ भाई ये पैथोजन आया था पहले, मुझे याद है यहाँ पर ये पैथोजन आया था। और जर्मिनल सेंटर जो है, वहां पर बेसिकली फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिम्फ नोड। इस तरीके से यहाँ पर ये लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है। यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि लिम्फेटिक आएगा वेसल, यहाँ पर जाएगा कॉर्टेक्स में, पैराकॉर्टेक्स में, मेड्यूला में, और इफ्रेंट से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से लिम्फ नोड है जिसमें सारे सेल्स प्रेजेंट है, जो कि एंटीजन आ रहा है एफ्रेंट के थ्रू, एंटीजन एंटर किया, फिर लिम्फोसाइट्स लीव थ्रू द इफ्रेंट, यहाँ से लिम्फोसाइट्स निकल सकते हैं। बी सेल्स जो है बेसिकली कॉर्टेक्स हिस्से में मेनली होते हैं, टी सेल्स बेसिकली पैराकॉर्टेक्स हिस्से में होते हैं, प्लाज्मा सेल्स बेसिकली मेड्यूला हिस्से में होते हैं। वही चीज जो मैंने आपको बताई, इट इज ऑल रिटर्न हियर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज होती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है वो यहाँ पर लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ये लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। सेम इसका भी काम क्या है कि भाई पैथोजन जो है उसे हमारे बी सेल, टी सेल, इनसे इंटरेक्ट कराएं। तो ये बेसिकली क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। तो ब्लड में जो भी पैथोजन आ रहा है उस पैथोजन को ट्रैप कर लेता है। इसका बेसिकली काम होता है कि जो भी पैथोजन एंटर कर रहा है ब्लड के थ्रू उसे ट्रैप कर ले। इवन जो स्प्लीन है वो एक मेजर साइट होती है एंटीबॉडी सिंथेसिस की, क्योंकि यहाँ पर बी सेल्स का अमाउंट काफी अच्छा खासा है, प्लाज्मा सेल का अमाउंट होता है, तो यहाँ पर इसकी सिंथेसिस होती है। स्प्लीन को अगर हम डिवाइड करें तो स्प्लीन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं रेड पल्प, और दूसरा हिस्सा होता है जिसे बोला जाता है व्हाइट पल्प। दो हिस्से होते हैं स्प्लीन के। रेड पल्प वो वाला हिस्सा होता है जहां पर आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, और व्हाइट पल्प वो वाला हिस्सा होता है जहां पर बेसिकली रिच होते हैं टी सेल्स या फिर हमारे बी सेल्स। ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट होती है। अगर हम इस डायग्राम को भी जूम करके देख लें तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। ये जो व्हाइट पल्प है उसका भी हिस्सा डिवाइडेड होता है, तो यहाँ पर बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर स्प्लीन होता है, जिसका भी वंस अगेन काम होता है कि जो भी पैथोजन आ रहा है उसे ट्रैप करने का। इस तरीके से बी सेल होते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर ये सारी कहानी होती है। अब अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब हम स्पेसिफिकली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अडेप्टिव इम्यूनिटी। हमने पहले डिस्कस किया था इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि एक ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे बर्थ से हमारे पास होती है, और एक ऐसी इम्यूनिटी जो सबसे फर्स्ट चीजों को कंट्रोल कराती है, जो पैथोजन को सबसे पहले पकड़ने रोकने का काम करती है, उसका बेसिकली काम होता है। अब अगर हम यहाँ पर जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है अडेप्टिव इम्यूनिटी।
अडेप्टिव इम्यूनिटी अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर बात करें अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। एक होगी नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी और एक होती है आर्टिफिशियल अडेप्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल बोल सकते हैं या फिर इसे एक्वायर्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी दो तरीके से होती है, एक्टिव एंड पैसिव। कहने का मतलब है नेचुरल मतलब हमारी बॉडी में नेचुरली जनरेट हो रही है, एक्टिव और पैसिव मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी लग रही है, एक ऐसा प्रोसेस पैसिव मतलब एनर्जी नहीं लग रही। तो एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी को यूज किया जाता है, और पैसिव प्रोसेस में दोस्तों बेसिकली क्या होता है, डू नॉट यूज एनर्जी। इस प्रोसेस में कोई एनर्जी को यूज नहीं किया जाता। अगर हम एक्टिव प्रोसेस का देखें तो फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान है, उसकी बॉडी में अगर पैथोजन एंटर करता है, किसी की भी बॉडी में अगर पैथोजन एंटर किया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बॉडी जो है नेचुरली उसके अगेंस्ट वर्क करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो दिस इज नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जैसे कि कोलेस्ट्रम होता है, यानी कि मम्मी का जो पहला दूध होता है जो बच्चा पीता है, उस केस में जो बच्चा है उसने कुछ नहीं किया, उस केस में जो बच्चा है उसकी बॉडी में कुछ नहीं किया है, लेकिन स्टिल उसे इम्यूनिटी मिली है क्योंकि कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी, मतलब मेरी बॉडी ने कुछ मदद नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं किया, लेकिन जो मम्मी है उनकी बॉडी ने तो मेहनत की थी ना, लेकिन हमारी बॉडी ने कुछ नहीं किया और हमें वो इम्यूनिटी मिली है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे, तो ये हमने दूध पिया हमें इम्यूनिटी मिली। आर्टिफिशियल में अगर हम यहाँ पर जाएं तो दो चीजें होती है। सबसे पहले यहाँ पर भी सेम एक्टिव और पैसिव होगी। एक्टिव मतलब हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज कर रही है, पैसिव मतलब हमारी बॉडी का कोई रोल एनर्जी वाइज उसमें नहीं आ रहा है। तो एक्टिव में अगर हम यहाँ पर देखें वैक्सीनेशन, फॉर एग्जांपल हम आर्टिफिशियली हमारी बॉडी में कोई वैक्सीन डालते हैं, अब वो वैक्सीन जो है हमारी बॉडी में जाके एंटीबॉडी की सिंथेसिस कराती है, हमारी बॉडी में जाके उसने हमारी बॉडी से मेहनत कराई, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी। जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी यानी कि हमने बाहर से किसी का प्लाज्मा लिया, उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज थी, वो हमारी बॉडी में, या हमने एंटीबॉडी को इंजेक्ट किया, या फिर हमने इस कंडीशन में किसी एंटीवेनम लिया। तो ये सब हमने क्या किया, ये सब हमने बाहर से कंज्यूम किया दोस्तों, हमारी बॉडी ने नहीं बनाई ये सारी चीजें हमने बाहर से ली। तो ये हो जाता है पैसिव, क्योंकि इस कंडीशन में मेरी बॉडी ने मेहनत नहीं किया, मेरी बॉडी ने कुछ नहीं किया, मेरी बॉडी ने बाहर से चीजों को कंज्यूम किया। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एक्टिव और अडेप्टिव इम्यूनिटी इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलेक्टिवली एलिमिनेटिंग स्पेसिफिक फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही एलिमिनेट करेगी। इनेट इम्यूनिटी तो क्या करती थी कि सारे पैथोजन को टारगेट करती थी, अडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। इस इम्यूनिटी में हम यहाँ पर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो करवाते हैं। एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया जाता है, उसी के साथ साथ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, यानी कि बी सेल और टी सेल का रोल आता है, हम आगे जाके इसे पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंटीजन स्पेसिफिसिटी होती है कि भाई इसी एंटीजन के खिलाफ वर्क करना है। डाइवर्सिटी होती है कि भाई इनेट इम्यूनिटी में तो कुछ ही चीजें थी, अडेप्टिव इम्यूनिटी बहुत डाइवर्स होती है। इसमें मेमोरी रखी जाती है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि भाई ये मेरे सेल्फ एंटीजन है, ये मेरा नॉन सेल्फ एंटीजन है, इन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अगर बी सेल्स के थ्रू आप वर्क कर रहे हो तो उसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज बनती है, और टी सेल्स के बेसिस पर अगर आप वर्क कर रहे हो तो उसे हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें हम टी सेल्स को यूज करते हैं। यहाँ पर बी सेल्स जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करता है, यानी कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी के सेल्स के बाहर है, उसके खिलाफ अगर वर्क कर रहा है तो हम बी सेल कहते हैं। वही सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो टी सेल्स वर्क करते हैं, उसमें सेल के अंदर कोई पैथोजन है, सेल किसी वायरस से इन्फेक्ट है या फिर ट्यूमर सेल है, तो उन सब कंडीशंस को, उन सबको खत्म करने के लिए हमें यहाँ पर टी सेल्स चाहिए होते हैं। टी सेल्स जो होते हैं उनके में तीन प्रकार होते हैं, हाइपर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और रेगुलेटरी टी सेल्स। ये अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, उसके बारे में जब हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे अच्छे से तब हम ये चीज डिस्कस करेंगे।
आप यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस देख सकते हो, बेसिक डिफरेंस, जैसे कि इस कंडीशन में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, इस कंडीशन में हमने बाहर से एंटीबॉडी ली थी। इस कंडीशन में इन्फेक्शन हुआ या वैक्सीनेशन हुआ, इस कंडीशन में हमने कहीं से बाहर से एंटीबॉडी ली। इसमें जैसे मम्मी से एंटीबॉडी आती है या किसी सीरम से एंटीबॉडी ली, इसमें हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ था। ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है सिर्फ टेम्पररी होती है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारी बॉडी ने कुछ किया नहीं है, बाहर से आई है चीजें। वहीं ये जो होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है, बिकॉज हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया है। इसलिए पैसिव इम्यूनिटी में कोई मेमोरी नहीं रहती। जैसे आपने यहाँ पर वेनम दिया था, एंटी वेनम दिया या बाहर से एंटीबॉडीज थी, उसमें कोई मेमोरी नहीं होती। वहीं इसमें मेमोरी प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स यानी कि वही पैथोजन अगर वापस से हमारी बॉडी में आया तो इस कंडीशन में हम कोई रिस्पॉन्स नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई नहीं थी, बाहर से ली गई थी। बट इस कंडीशन में सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो सकता है। इस इम्यूनिटी को वर्क करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, तो इसमें लैग फेस आएगा। वहीं पैसिव इम्यूनिटी में कोई लैग फेस नहीं होता, क्योंकि हम बाहर से डायरेक्टली एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें कोई लैग फेस नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सुरेश वाज बीटन बाय अ पॉइजनस स्नेक एंड वाज इमीडिएटली ट्रीटेड विद एंटी वेनम ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन एंड वाज सेव्ड। अ ईयर लेटर ही वाज बीटन बाय द सेम टाइप ऑफ स्नेक सेकेंड टाइम। प्रिडिक्ट हिज रिस्पॉन्स टू द वेनम फॉर द सेकेंड बाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। He will be fully protected from the effect of the poison second time because he developed adaptive immunity after first snake bite. He will be equally sensitive as first encounter because there will be no recall for this encounter. Here are residual cells or antivenom antibodies that were involved in the original encounter, hence he will be protected. There will be memory cells made after the first encounter, hence he will be। चलिए इसका आंसर अगर हम देखें तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि एंटी वेनम बाहर से दिया गया था, तो हमारी बॉडी में उसके खिलाफ कोई मेमोरी डेवलप नहीं होगी। अगर हमारी बॉडी में उसके खिलाफ कोई मेमोरी डेवलप नहीं होगी, तो उस कंडीशन में अगर सेकेंड टाइम फिर से बाइट किया गया तो यहाँ पर कुछ याद नहीं रहेगा, वो वापस से उसी चीज के लिए सेंसिटिव बिल्कुल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले तो इसका देखिएगा क्या लग रहा है आप सभी को जवाब। व्हाट डू यू थिंक विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर हमें बोल रहा है कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो से ओरिजिनेट होते हैं, वहीं जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट किए जाते हैं। वो थाइमस से ओरिजिनेट होते हैं, वो स्प्लीन से ओरिजिनेट होते हैं, बोन मैरो से ओरिजिनेट होते हैं, या फिर लीवर से ओरिजिनेट होते हैं। इन सब में से किस ऑर्गन से होते हैं। अब हमें पता है टी लिम्फोसाइट्स मेच्योर थाइमस में होते हैं, लेकिन उनकी सिंथेसिस तो बोन मैरो में ही होती है, तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल दी सेल्स दैट पार्टिसिपेट इन रिस्पॉन्स इन इम्यून रिस्पॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ। जितने भी हमारे इम्यून रिस्पॉन्स करवाते हैं, जितने भी सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स कराते हैं, वो कौन सी पॉपुलेशन से आते हैं। न्यूट्रोफिल से, स्टेम सेल से, मैक्रोफाज से, या फिर लिम्फोसाइट से। इनमें से किस सेल से वो बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम सबको पता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनकी सिंथेसिस करते हैं। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, जब भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हिस्टामाइन यहाँ पर कौन रिलीज करता है, कौन सा सेल हिस्टामाइन रिलीज करेगा। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल, या फिर स्पेशल लिम्फोसाइट्स दैट आल्सो सिक्रीट आईजीई एंटीबॉडीज। इनमें से कौन सा सेल हिस्टामाइन जो कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों एक तो मास्ट सेल के पास होते हैं और एक बेसोफिल के पास हिस्टामाइन होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन में चीजें बतानी है। हमारे पास मास्ट सेल है, मैक्रोफाज है, नेचुरल किलर सेल्स है, बी सेल्स है। यहाँ पर है साइटोटॉक्सिक ऑन ट्यूमर सेल्स, फिर यहाँ पर है रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, और यहाँ पर इंजेक्शन ऑफ पर्टिकुलेट एंटीजन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। एक तरफ हमारे पास सेल्स दोस्तों दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें उनके फंक्शंस बताए गए हैं कि कौन कौन क्या क्या फंक्शन करता है, और उस हिसाब से हमें जवाब देना है।
तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, सबसे पहले बी सेल्स आज ही हमने देखे हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, तो एस का पक्का थर्ड होगा। एस का जैसे ही सही हुआ बाकी सारे काट दो, ए ऑप्शन सही है। मास्ट सेल में हिस्टामाइन होता है, पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। मैक्रोफाज एंटीजन को एनगल्फ कर सकते हैं। ये साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, आज ही हमने पढ़ा है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए, द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिस्पॉन्स एंड कंटेन surface receptors of Ig, antibody and histamine are। यानी कि हमें ऐसे सेल्स बताने हैं जो एलर्जिक रिएक्शन में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके रिसेप्टर पे Ig एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है और वो हिस्टामाइन भी रिलीज करते हैं। तो कौन से सेल्स होते हैं दोस्तों, इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। सो डेफिनेटली वो सेल्स मास्ट सेल होते हैं। सो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा गाइज, अगर आप CSI नेट की तैयारी करना चाहते हो दिसंबर 2026 के लिए, जून 2027 के लिए, या फिर गेट BT गेट एक्सेल के लिए, या फिर TIFR और ऑल PhD एंट्रेंसेस के लिए, तो बंसल बायोलॉजी पे आ चुके हैं कोर्स। 25 जून से शुरू होंगे। अर्ली बर्ड में 40% डिस्काउंट चल रहा है। सो इफ यू वांट टू एनरोल विद अस यू कैन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन। बाय बाय।